गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ बहुत ਵਧੀਆ सर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ हाल चाल। आपा एकदम ਵਧੀਆ जी। मैं सैटरडे को आपका सेशन ले नहीं पाया था, जबकि आपको सैटरडे को सेशन था, बट मैं घर था। मैं संडे को ही आया। तो फाइनली आज हम स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमें जीएसटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी चल रही है जी। 6 सेशन हमारे प्रैक्टिस के हो चुके हैं। अब कितने सेशन हमारे जीएसटी के प्रैक्टिस के और होंगे आपको मैं आज बताऊंगा, और आपके टेस्ट कब होंगे वो भी आज मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ना पीछे ही पड़ गए हैं, मतलब मैसेज भेज भेज के ना बच्चा डेली कम से कम कह रहा हूँ सर 30-40 बच्चों के मैसेज आते होंगे, सर टेस्ट ले लो। और कई नालायक बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने कहा कितनी रिवीजन कर ली जीएसटी की। नहीं नहीं सर, अभी रिवीजन खत्म नहीं की, अभी ना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हम चाह रहे हम टेस्ट दे दें। मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कि उन नालायकों ने, कह रहे टेस्ट दे दो सर, हमको टेस्ट पहले देने, ताकि ना हमको ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, हम लिखना चाहते हैं कि लिख के देखना चाहते हैं। तो आज मैं पूरा कंप्लीट शेड्यूल आपको बता दूंगा जी। अब जितने भी आपके दोस्त हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाहे मुझसे पढ़े हैं चाहे मुझसे नहीं पढ़े, वो प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं नहीं देख रहे, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस सेशन नहीं देख रहे सर। कंक्लूजन मैंने निकाल ली है। एक बच्चा कहता सर मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि ना लाइव नहीं आ पाते ना, वो लाइव में ना एक अलग मजा आता है सर। मतलब कई नालायक बच्चे तो ऐसे हैं, इस चक्कर में नहीं देख रहे कि प्रीमियर चल रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सर क्या चक्कर है आपका। मतलब हद होने वाली बात है बिल्कुल। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगले सेशन, वैसे मेरे आने वाले सारे सेशन लाइव होंगे नहीं, बट अगर मैं लाइव आके बैठ गया, बल्कि मुझे लगता है उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। आपके मैसेज बार बार पढ़ते रहो, इतना आउटपुट निकलते हैं, इसमें आउटपुट बढ़िया निकलता है। मतलब कई बच्चों को ना वो ये पढ़ने से मतलब नहीं है, नहीं सर हमें ना बीच में वो चैटिंग करनी होती है ना, मजे लेने होते हैं आपके, उसके अंदर हमें अलग ही लेवल का मजा आता है। कई नालायक बच्चे ऐसे हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, चाहे मैं रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा ना, चाहे मैं रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा, चाहे मैं प्रीमियर डाल दूंगा, चाहे मैं लाइव डाल दूंगा, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं जी, उनको मतलब नहीं होता, उनको कंटेंट से मतलब होता है। और मैं भी कह रहा हूं सर टाइम बहुत कम है, कंटेंट से मतलब रखो। जितनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं सही ढंग से प्रैक्टिस कर लो, आप एग्जाम के बाद मुझे याद करोगे प्रैक्टिस हमने क्यों नहीं की सर। सही बता रहा हूं सर, रिवीजन से ज्यादा प्रैक्टिस काम आएगी। रिवीजन आपकी जितनी होनी है हो चुकी है, साथ साथ रिवीजन करते रहो, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में कैलेंडर देखा होगा। अब वो कैलेंडर मैं क्यों दिखाऊंगा अभी आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस हमारी कब कब होगी, कब हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, फिर आपके टेस्ट कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, टेस्ट कब खत्म होंगे, फिर इनकम टैक्स, क्योंकि ना कई बच्चों को इनकम टैक्स के अंदर भी दिक्कत है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर भी दिक्कत है, कस्टम के अंदर भी दिक्कत है। तो वो हम स्टार्ट कब करेंगे वो भी आज मैं आपको बता दूंगा जी। ठीक है, तो सिर्फ 5 मिनट मुझे सुन लेना, देन उसके बाद फिर आज हम जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक तो पेमेंट ऑफ जीएसटी, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है, और एक सेकंड चैप्टर अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज टैक्स इनवॉइस वाला। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आज जो हम करने जा रहे हैं, आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपके एग्जाम में कंफर्म 5 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का बनेगा जी। अब वो दोनों में से किस में से बनेगा वो नहीं पता, बट दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ये जरूर पता है जी। ठीक है, बट उससे पहले आओ जी एक बार फटाफट से यहां पे देखो जी। अब इधर देखना ध्यान से, एक बार आप चेक करते हैं। आज हमारी 9 तारीख है जी, आज हमारी 9 तारीख है। आज हम जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे। 11 तारीख को भी हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 13 तारीख को भी हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 14 तारीख को भी हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे, और यहां पे हम अपना जीएसटी पूरा कंप्लीट कर देंगे। बड़े बड़े चैप्टर हमारे ऑलरेडी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, छोटे मोटे चैप्टर में टारगेट लेके चल रहा हूं कि 14 तारीख को हमारा जीएसटी का लास्ट प्रैक्टिस सेशन होगा जी। आज हमारा सेशन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10 सेशन हम लगाएंगे। 10 सेशन में कंप्लीट जीएसटी की प्रैक्टिस हम कर देंगे जी। उसके बाद फिर एक दिन का गैप आपके पास होगा, 16, 17, 18, ये तीनों दिन आपके टेस्ट होंगे जी। ये तीनों दिन आपके टेस्ट होंगे। इसके आंसर मैं साथ में नहीं दूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूं आंसर साथ में नहीं दूंगा। मतलब 16 तारीख को शाम को 7 बजे टेलीग्राम के ऊपर टेस्ट आएगा जीएसटी का, और टेस्ट कितने नंबर का होगा, टेस्ट नंबर 1 जो है वो 50 मार्क्स का होगा जी, टेस्ट नंबर 2 जो है वो 70 मार्क्स का होगा, और टेस्ट नंबर 3 जो होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा। बस ये पर ध्यान देना जी। 3 टेस्ट में जीएसटी के लूंगा। वैसे आपके एग्जाम में 60 नंबर का जीएसटी है ना, ओल्ड सिलेबस वालों के 40-45 नंबर का है, बट मैं 3 टेस्ट लूंगा जी। पहला टेस्ट 50 नंबर का, दूसरा 70 मार्क्स का होगा, तीसरा 100 नंबर का होगा। मैं सर दिल से कह रहा हूं सर,
दिल से कह रहा हूं, अगर ये तीनों टेस्ट आपने सही ढंग से दे दिए ना, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी जीएसटी के सोल्व करने में, प्रोवाइडेड आपने 10 सेशन पहले प्रैक्टिस के देखे हो, आपने रिवीजन सही ढंग से की हो, तभी टेस्ट देना। बिना रिवीजन के और बिना प्रैक्टिस के टेस्ट मत देना, बिना बात के डिमोटिवेट हो जाओगे जी। क्योंकि मैं क्वेश्चन अलग अलग लेवल के डालूंगा जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं भी किए होंगे ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने प्रैक्टिस सेशन में किए नहीं होंगे सर, ठीक है, तो वो अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने अपनी बेस्ट नॉलेज में उसके आंसर देके आने हैं जी। और फिर इन तीनों के आंसर जो होंगे ना, आंसर में डालूंगा 21 को आपका आएगा रिजल्ट, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा जी। इस दिन आपको सारे आंसर चेक करने, और इस आंसर के बाद ना, इस आंसर के बाद 23 तारीख को मैं सेशन रखूंगा हाउ टू राइट आंसर। मतलब पहले मैं आपके आंसर चेक करूंगा, क्योंकि हमने क्लास में प्रेजेंटेशन की है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े कहीं से पढ़े होंगे, आपने प्रेजेंटेशन की होगी, मैं देखना चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो। और जो मैं आंसर दूंगा 21 तारीख को ना, वो विद प्रेजेंटेशन ही दूंगा, विद प्रेजेंटेशन ही दूंगा कि आपने प्रेजेंटेशन करनी कैसे थी। फिर आपने सारे आंसर चेक करने हैं और मुझे बताने हैं कितने में से कितने नंबर आपके आए हैं जी, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर आप ही पेपर चेक कर दो ना, हजारों बच्चे होंगे नालायकों, हजारों बच्चों के मैं पेपर कैसे चेक कर सकता हूं सर, ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा विद प्रेजेंटेशन में। इतनी ऑनेस्टी तो अपने अंदर रखो सर, अगर मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं, टेस्ट में आपको दे रहा हूं, आंसर विद प्रेजेंटेशन बना के दे रहा हूं, तो कम से कम खुद ऑनेस्टी से चेक कर लेना ना। हाँ, जहां जहां गलतियां होंगी उसके डाउट आप लिख के रख लेना। मैं 23 तारीख को एक तो कैसे लिखने आंसर वो बताऊंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना टेस्ट में वो भी डिस्कस कर लूंगा। फिर फाइनली हम 25 तारीख से सर, 25 तारीख से हम इनकम टैक्स की प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब 25 तारीख से लेके आपके 20 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो 25 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक जितने भी दिन होंगे उसमें इनकम टैक्स और कस्टम की प्रैक्टिस करेंगे जी, ठीक है। अब तो खुश हो, तो पूरा कैलेंडर मैंने आपको बना के दे दिया जी, ठीक है। अब जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, आपने अपने दिन बस नोट कर लें, कब कब हमारा जीएसटी चलेगा, कब जीएसटी के टेस्ट होंगे, कब उसकी डिस्कशन होगी, फिर कब इनकम टैक्स हमारा स्टार्ट होगा, सारा मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है। तो 25 तारीख से इनकम टैक्स हम स्टार्ट करेंगे, और फिर 25 तारीख के बाद जितने भी दिन बचेंगे इनकम टैक्स और कस्टम के होंगे जी। और 25 तारीख से पहले मैं जीएसटी पूरा खत्म करना चाहता हूं सर, क्योंकि जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर का हमारे एग्जाम में है, उसमें सिंगल नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आपका पूरा शेड्यूल है, इस शेड्यूल को आप नोट कर लेना जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा बोल दूंगा, 14 तारीख को लास्ट होगा, 16, 17, 18 को टेस्ट होंगे, उसका रिजल्ट आपका आएगा 21 तारीख को। 23 तारीख को आंसर लिखने कैसे हैं वो बताऊंगा, और आपके डाउट्स मैं लूंगा जी। और 25 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स की रिवीजन जी। तो आई होप जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उनके जो भी दोस्त होंगे, जितने भी दोस्त प्रोफेशनल के बच्चों के होंगे, आप सब बताओगे अपने दोस्तों को कि ये आपका शेड्यूल है जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब स्टार्ट करें क्लास जी। चलो इधर सुना ध्यान से जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जी। लो जी इधर देखो ध्यान से। अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है ना सर, आज हमें 2 चैप्टर स्टार्ट करके कंप्लीट करने हैं। एक तो टैक्स इनवॉइस वाला है, और एक सेकंड चैप्टर है पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये दोनों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म एक क्वेश्चन बनेगा। अब दोनों में से किस में से बनेगा वो नहीं पता, बट क्वेश्चन जरूर बनेगा जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है जी, जिन बच्चों को नहीं पता वहां से डाउनलोड कर लेंगे, बाकी रेगुलर बैच वाले जो बच्चे होंगे उनके पास तो होगा, वो यहां से देखेंगे जी। अब ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। प्लीज बातचीत नहीं अब जी, अब कोई बातचीत नहीं होगी जी, सिर्फ आपने मुझे आंसर बताने हैं। अब सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? आंसर आप मुझसे पहले निकालने की कोशिश करना, मेरे बताने से पहले, तभी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। वो कह रहे हैं एक पर्सन है जय, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, रन ए जनरल स्टोर इन लुधियाना पंजाब। सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जम्प्ट वेयर सम आर टैक्सेबल। मतलब कुछ वो गुड्स बेच रहा है, उसमें कुछ एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द फॉलोइंग इशू। मतलब नीचे दिए गए जो भी इशू है ना, आपको उन इश्यूज पे उनको एडवाइस देनी है। नीचे दिए गए जो भी इशू हैं उन इशू पे आपको इनको एडवाइस देनी है जी। कौन कौन से इशू हैं? पहला, whether Jay is required to issue a tax invoice in all cases even if he is selling the goods to end consumer। आंसर इज नो। मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है कि सर क्या जय को हर केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है क्या? सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा। अब सामने जो कद्दू कलर का बच्चा बैठा है, हाँ ओमकार, ओमकार मैं आपकी बात कर रहा हूं। बच्चा कह रहा है मैं तो भिंडी कलर का था, आज कद्दू कलर के बन जाओ।
ओमकार मेरा आपसे क्वेश्चन है, याद करो मैंने क्लास में कराया था कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा और अगर वैल्यू उसकी 200 रुपए से कम की होगी और अगर वो इनवॉइस की डिमांड नहीं करेगा, उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर B2B वाले केस है, याद करो मैंने कहा था अगर B2B वाले केस है उस केस में टैक्स इनवॉइस जरूरी है, बट B2C वाले हर केस में जरूरी नहीं है। बट वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब क्या हर केस में टैक्स इनवॉइस काटना जरूरी है क्या, चाहे वो एंड कंज्यूमर को बेचे? आंसर इज नो। तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि B2B वाले केस में मैंडेटरी है, B2C वाले केस में अगर वैल्यू 200 रुपए से कम है, सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, सॉरी, और अगर वो इनवॉइस की डिमांड नहीं कर रहा, उस केस में इनवॉइस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर वो इनवॉइस की डिमांड करेगा तो B2C वाले केस में भी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बट जो उसने लिखा है कि हर केस में काटना जरूरी है, ऐसा नहीं है एज पर लो, बस ये बात ध्यान दो जी। तो पहले का तो एडवाइस हम कर चुके हैं, अब आंसर देख लो जी। यहां पे उसने वही एज पर सेक्शन नंबर 31(3) और फिर रूल नंबर 46 है। देखो वैल्यू 200 रुपए से कम है, अनरजिस्टर्ड है और वो डिमांड नहीं कर रहा, उस केस में आपको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी दिन के एंड में इशू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें आपको पहले पॉइंट के अंदर लिख के आनी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का पक्का। अब सेकंड पॉइंट देखो जी, सेकंड पॉइंट में क्या एडवाइस मांग रहा है सर? सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं जी कि जय जो है वो सेल सम एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स, वैल्यू 5000 टू ए स्कूल स्टूडेंट, इज ही मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू 2 सेपरेट जीएसटी डॉक्यूमेंट। मतलब 5000 रुपए का उसने सामान बेचा, उसमें कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि क्या मैंडेटरी है कि वो इस केस में 2 डॉक्यूमेंट इशू करे? सर याद करो मैंने पहले भी क्लास में कहा था, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं और टैक्सेबल वाले केस में टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। बट अगर आप मिक्स सप्लाई कर रहे हो, अगर सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो और उस प्राइस में एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों हैं, तो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। एक रूल 46 कैपिटल ए हमने किया था, जिस केस के अंदर मैंने कहा था कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। सर एक तो इनवॉइस होता है, एक बिल ऑफ सप्लाई होगा और एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा। तो इस केस में क्या इशू करेंगे? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। तो बताओ इसके अंदर है क्या सर? इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या होगा बताओ? आप मुझे खुद सोच के बताओ, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या होगा सर? तो इस केस में 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू करने की रिक्वायरमेंट है। आंसर इज नो। इस केस में अगर हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा जी, ठीक है। तो देखो जी इसका सेकंड का आंसर, एज पर रूल नंबर 46A, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इस केस में हम ये इशू कर सकते हैं अगर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई की जा रही है जी। एडवाइस कर दिया हमने, बढ़िया से एडवाइस किया। अब आओ तीसरे केस में आओ जी। तनुषी इधर देखो, इधर इधर मुझे आपकी कंप्लेन आ रही है। बच्चा कह रहा है सर मैं नहीं बातचीत करती सर, मैं तो अच्छी बच्ची हूं सर। तनुषी इधर देखो ध्यान से, मुझे आंसर दो। हाँ अब मुझे आंसर, तीसरे का आंसर तनुषी मुझे देगी। तीसरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं जी, जय विश टू नो वेदर इट इज नेसेसरी टू शो टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस इशू टू द कस्टमर, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम। आंसर इज यस। याद करो तनुषी मैंने क्लास में कहा था कि जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे ना, उस केस में आपको वैल्यू अलग दिखानी पड़ेगी और जीएसटी अलग दिखाना पड़ेगा। B2B वाले केस में तो दिखाना पड़ेगा, B2B वाले केस में दिखाना पड़ेगा। और अगर B2C वाला केस है, अगर वैल्यू 200 रुपए से कम की है, उस केस में तो इनवॉइस इशू नहीं करना। बट अगर B2C वाला केस है, वैल्यू 200 रुपए से ऊपर की है, उस केस में आपको इनवॉइस अलग इशू करना पड़ेगा और वैल्यू और जीएसटी को सेपरेट शो करना होगा जी। तो सिंपल सी बात है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दें, उनकी बारी आ गई है। याद करो मैंने क्लास में कहा था, जहां जहां इनवॉइस आप इशू करोगे उस केस में वैल्यू और जीएसटी को सेपरेट शो करोगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया था सर। मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा, जितने बच्चे प्रोफेशनल के मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा एक्सप्लेन कर दे कि जीएसटी सेपरेटली क्यों शो करना है, क्योंकि आईटीसी क्लेम करना है। सर क्योंकि आईटीसी क्लेम करना है ना। अब अगर जीएसटी सेपरेटली शो नहीं होगा तो आप आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि क्या हमें सेपरेट शो करना है? आंसर इज यस। आपको वैल्यू अलग शो करनी पड़ेगी, जीएसटी अलग शो करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। तो ये हमारा एबीसी तीनों में एडवाइस हमने कर दिया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा जी। तो सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये बात ध्यान देना। और तीनों के आपने एडवाइस अच्छे ढंग से करके आनी है। चले आगे जी, पक्का पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट तो नहीं है? आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 के पास आओ जी। अब इसका आंसर एक बार आप रीड कर सकते हो जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के पास आओ जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जी,
अवतार एंटरप्राइज कानपुर स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम जुलाई 1, ठीक है। उसकी टर्नओवर एक्सीड हुई है 40 लाख रुपए 3 अक्टूबर को, मतलब 3 अक्टूबर को वो क्या हो गया जी, लाइबल हो गया। 3 अक्टूबर को वो लाइबल हो गया जी। दी फर्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 31 अक्टूबर, मतलब 30 दिन के अंदर उसने अप्लाई कर दिया। नहीं यार ये बात समझ में सर, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब वो लाइबल होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन डालनी होगी। अब अगर 3 अक्टूबर को लाइबल हुआ, 31 अक्टूबर को एप्लीकेशन डाली, तो विद इन 30 डेज डाल दी। और अब जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो इफेक्टिव जो होगा वो 3 अक्टूबर से होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। नहीं यार ये बात समझ। आकांक्षा एक बात मुझे बताओ, क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दोगे तो इफेक्टिव कब से बनोगे, लाइबल से। और अगर 30 दिन में नहीं डालोगे, फिर जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा सेम डे से इफेक्टिव होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो अगर 3 अक्टूबर है और अगर 31 अक्टूबर है, विद इन 30 डेज है, तो इट मींस इफेक्टिव कब से बनेगा। अब ये देखो कह रहे हैं सर्टिफिकेट जो मिला वो मिला नवंबर 5 को, तो क्या इफेक्टिव नवंबर 5 से बनेगा, क्या इफेक्टिव 31 अक्टूबर से बनेगा, क्या इफेक्टिव 3 अक्टूबर से बनेगा। आंसर इज यस, इफेक्टिव जो मानेंगे वो 3 अक्टूबर से मानेंगे। रीजन बिंग क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर डाल दिया, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है examine whether any revised invoice can be issued in the given scenario. If the answer to the first question is in affirmative, determine the period for which the revised invoice can be issued and also the last date up to the which the same can be issued. कह रहे हैं भाई साहब पहला तो ये बताओ क्या इस केस में रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, और अगर यस इशू करने पड़ेंगे तो कितने दिन में इशू करने पड़ेंगे, कितने पीरियड के इशू करने पड़ेंगे, और लास्ट डेट क्या होगी जहां तक आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करने हैं। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है सर, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सबसे मेरा क्वेश्चन है, क्या इस केस में रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यस करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा नहीं करना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हंसो मत हंसो। फिर बच्चा हंस रहा है, नालायक इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर तो आओ मेरे पास। बच्चा कह रहा है किसे बुला रहे हो, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, इधर आओ। एक बात बताओ, 3 अक्टूबर को इफेक्टिव बना, 3 अक्टूबर से इफेक्टिव बना। अब सोच के बोलना, उसको सर्टिफिकेट मिला 5 नवंबर को, तो क्या इसके बीच में जो भी सप्लाई आपने की होगी क्या उसके रिवाइज इनवॉइस नहीं करने पड़ेंगे। नहीं भूल गए क्या, इनवॉइस के चैप्टर में जो सेक्शन 31 हमने किया था रिवाइज इनवॉइस, 30 दिन के अंदर अंदर जब से आपको सर्टिफिकेट मिला वहां से 30 दिन के अंदर आपको वो सारे इनवॉइस आपने रिवाइज करने होंगे जो आपने पहले सप्लाई की थी। इट मींस पता कहना क्या चाह रहा हूं सर, अगर मैं 5 नवंबर से काउंट करूंगा तो 5 दिसंबर तक 3 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में जो भी सप्लाई मैंने की होंगी उन सारी सप्लाई के मुझे इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो बताओ इस क्वेश्चन में है क्या सर, इस क्वेश्चन में है क्या सर, रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट मांग लिया उसने, रिवाइज इनवॉइस वाला। तो देखो जी यहां पे उसने कह रही बिल्कुल इशू करने पड़ेंगे, 30 दिन के अंदर इशू करने पड़ेंगे। अब देखो किसके, देखो पीरियड स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक होगा, और लास्ट डेट होगी 5 दिसंबर, क्योंकि 30 दिन के अंदर आपको इशू करने पड़ते हैं। यही सारी बातें देखो आपकी यहां पे लिखी हैं जी, यही सारी बातें लिखी है सर। अब प्रॉब्लम पता क्या है, बच्चा कहता है सर प्रोविजन तो पता है, प्रोविजन सारे पता है सर, सारे आंसर सही हैं, बस लिखना नहीं आ रहा। तो लिखना कब आएगा, जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे। और मैं कई बार बोल चुका हूं सर, रिवीजन से फायदा उतना नहीं होगा जितना आपको रिटन प्रैक्टिस से होगा। चाहे वो देख के लिखो चाहे बिना देखे लिखो, चेक करो फिर गलती कहां हो रही है, उसके बाद ही एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे सर। देखो आंसर तो आप निकाल लोगे, पता है इसमें लिखना क्या है, बट लिखना तो पड़ेगा ना सर। और वो कब लिखा जाएगा, जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप बार बार। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए आसानी होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। कह रहे हैं डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ एन इनवॉइस और डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला केस कह रहा है एडवांस पेमेंट इज रिसीव अगेंस्ट ए सप्लाई बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई आर मेड। उस केस में क्या करोगे जी, रिफंड वाउचर इशू करोगे। सर एक बात मैंने सोच के बोला, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि मेरा बैच मान लो जनवरी में स्टार्ट होना है और काफी सारे बच्चों ने एडवांस बुकिंग करा ली और बाद में जनवरी के अंदर मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया। अब अगर जनवरी के अंदर मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया और एडवांस बुकिंग मैंने करा ली है,
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो मैंने फीस ली थी क्या मुझे रिफंड करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस करनी पड़ेगी। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर एडवांस पेमेंट आ चुकी है बट अगर बाद में सप्लाई नहीं करते उस केस में रिफंड वाउचर इशू करेंगे, तो वो आपको यहां पे लिख के आनी है। तो यही तो कहना चाह रहा है कि भैया इस केस में कौन से डॉक्यूमेंट इशू करोगे, तो इस केस में रिफंड वाउचर इशू करोगे, तो पॉइंट नंबर ए का ही आंसर है। उसके बाद एक और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न एंड आर रिमूव बिफोर दी सप्लाई टेक प्लेस। दी बिफोर दी सप्लाई टेक प्लेस। अब मुझे इतना बोल दो, इनवॉइस कब काटना होगा सर? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस वाले केस में आपको मैंने कहा था कि जब आपने सप्लाई किया वहां से 6 महीने के अंदर, मतलब जब तो कंफर्मेशन मिली, मुझे फटाफट से आंसर दो जी। एक तो जब उसने बोल दिया कि यस ये सामान मुझे लेना है, वो डेट, और 6 मंथ विच एवर इज लेवर, विच एवर इज अर्लियर। तो इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना वहां पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया गुड्स आर सेंड ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस। तो अगर आपने रिमूव कर दिया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार पहला पॉइंट देख लो जी, इस केस में क्या इशू करोगे? आपको रिफंड वाउचर। और देखो इस केस में सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। आपको यहां पे इनवॉइस काटना पड़ेगा जी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लो जी, मिस्टर मोहन प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विस इज नॉट असर्टेनेबल। मुझे फटाफट से आंसर दो जी। हाँ नहीं, सामने एक बच्चा बैठा है, अदिति। अदिति आप मुझे आंसर दो। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस होगी, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है, मुझे आंसर आप देना सर। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है फिर तो ड्यू डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा, और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी फिर जहां पे पेमेंट रिसीव करोगे उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो एक बार ऐसा करना, इनवॉइस वाले चैप्टर में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें एक बार चेक कर लेना कि अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल होगी तो ड्यू डेट या उससे पहले, और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी उस केस में फिर डेट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। वही सेम पॉइंट यहां पे आ गया जी, ठीक है। तो देखो एक बार यहां पे आपको इनवॉइस कब काटना पड़ेगा कि जब व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। बताओ, ये इसका आंसर था जी। तो ये 3 क्वेश्चन सर हमने इनवॉइस वाले चैप्टर में किए हैं। उम्मीद करूंगा तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कम से कम रेगुलर बैच वाले बच्चे ही बोल दो हाँ ना, कुछ तो बोलो नालायकों, ठीक है। और बाकी देखो कई बच्चे कह रहे हैं भाई हमें तो भाई समझ ही नहीं आ रहा चल के रहा है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। दूसरा बच्चा कह रहा है अरे भाई ये तो प्रैक्टिस चल रही है यार, यूं प्रैक्टिस करके फायदा ना है। अरे छोड़ प्रैक्टिस ना भाई, तो रिवीजन पे टाइम लगा दे, बस रिवीजन करता रहे। अरे प्रैक्टिस करके क्या करेगा नालायक इधर देखो ध्यान से, ये सब इनकी बात मत मानना, प्रैक्टिस करके ही काम बनेगा। रिवीजन तो जो कर रहे हो, प्रैक्टिस साथ में करोगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। आओ जी अब आगे आते हैं जी, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर आज की क्लास का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 11 है पेमेंट ऑफ जीएसटी का जी, और उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। काश इंस्टीट्यूट मुझे पेपर बनाने के लिए दे दे, मतलब एक दिन ऐसा आए कि आईसीएस बोले विवेक सर आप पेपर बनाओ। अगर मुझे बोलेगा ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन पेमेंट ऑफ जीएसटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रीजन बिंग क्योंकि जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है जीएसटी में उससे लिंक करता है। बच्चा कहता है भगवान का शुक्र है सर 11 रुपए का प्रसाद पक्का चढ़ाएंगे अगर आपने पेपर नहीं बनाया तो। मैं सही बता रहा हूं सर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में बन जाए, और अगर बन जाएगा ना सर मजा आ जाएगा। आपको देखने में लग रहा है सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सही बता रहा हूं, अदरवाइज इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है ना आप खुद कहोगे सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो देखो सर, क्वेश्चन के लेंथ देख के घबराए मत करो, और प्रैक्टिकल देख के तो वैसे मत घबराया करो। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है जी। देखो क्वेश्चन देखो जी, मिस नित्या हैज द फॉलोइंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज ऑन 28 Feb एज पर जीएसटी पोर्टल। पहले तो ये बताओ ये जो बैलेंस दिया हुआ है जी, ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है या कैश लेजर का है? कैश लेजर का है। और कैश लेजर के अंदर 2 हेड होंगे, मेजर हेड और माइनर हेड। देखो ये मेजर हेड ये है, उसके माइनर हेड ये है, मतलब इस मेजर हेड के माइनर हेड में इतना बैलेंस पड़ा है कैश लेजर में।
और कैश लेजर में जो बैलेंस है उसका मतलब क्या है कि इतना पैसा मैं अभी ले सकता हूं गवर्नमेंट से, मतलब ये पैसा मेरा ही जमा है। इट मींस अगर कल मुझे पेमेंट करनी पड़ जाए कैश में तो मुझे अभी जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन बिंग ऑलरेडी मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है। तो सीजीएसटी में टैक्स वाले फोल्डर में 40,000 रुपए या 1,000 रुपए 800 रुपए, ऐसे एसजीएसटी में टैक्स वाले में 80, 400, 1200, 2,000 रुपए, ऐसे आईजीएसटी के अंदर बैलेंस पड़ा है, ये सारा मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है जी। अब वो कहना चाह रहे हैं जी हर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 75,000 ईच, मतलब 75,000 का सीजीएसटी है और 75,000 का एसजीएसटी, ये उसकी लाइबिलिटी है। मतलब इतना पैसा उसने गवर्नमेंट को देना है। अब अगर इतना पैसा गवर्नमेंट को देना है तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। शी फेल टू पे द टैक्स, वो टैक्स पे करने में फेल हो गई, एंड कॉन्टेक्टेड यू एज लीगल एडवाइजर ऑन 12th अप्रैल टू एडवाइज हर एज हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट शी इज रिक्वायर्ड टू पे इफ एनी बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल बैलेंस इन मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल एज पर जीएसटी लॉ। शी वांट्स टू पे टैक्स ऑन 20th अप्रैल जी। मतलब 20 अप्रैल को वो टैक्स देना चाहती है। हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा, आपको ये बताना है जी। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, पहले तो एक बात मुझे सोच के बताओ, कैश लेजर में जो बैलेंस है क्या उस बैलेंस को मैं लाइबिलिटी पे करने में यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? यस कर पाऊंगा। और मुझे नहीं पता सर मेरे सामने कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कैश लेजर में आपका जिसका भी बैलेंस पड़ा होगा आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, ये नई अमेंडमेंट आई है। अब कई बच्चे पुराने होंगे जिनको मे बी 2-3 अटेम्प्ट हो चुके होंगे, शायद उन्होंने पुराना लॉ पढ़ा होगा, उनको बता दूं लॉ चेंज हो चुका है। आपने क्लास में ये पढ़ा होगा शायद, अगर पहले की क्लास ली हुई है, कि अगर कैश लेजर में सीजीएसटी का टैक्स के अंदर बैलेंस है तो आप टैक्स में यूज करोगे, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट में करोगे, पेनल्टी वाला पेनल्टी में करोगे, मतलब जो जिसका बैलेंस होगा उसी में यूज करोगे, ऐसा लॉ के अंदर पहले लिखा हुआ था। बट अब फाइनली लॉ ये बात कहता है कि अगर कैश लेजर में मेजर हेड या माइनर हेड आपस में कोई भी हेड होगा ना, आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब अगर सीजीएसटी में ये टैक्स का बैलेंस 40,000 पे है तो इस 40,000 पे के बैलेंस को आप आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे करने में यूज कर सकते हो। आईजीएसटी का इंटरेस्ट का बैलेंस है, उसके इंटरेस्ट को सीजीएसटी की लायबिलिटी के अंदर पे कर सकते हो। मतलब कहीं भी करो आपस में, अब ये सेट ऑफ कहीं पर भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर कहना क्या चाह रहे हो पहले तो ये बताओ। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब गलती से भी एग्जाम में ये गलती मत करके आना कि भैया जो जिसका बैलेंस होगा उसी में यूज करूंगा। अब कैश लेजर में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मुझे फटाफट से बोलो जी, 75,000 सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी पे करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40,000 पे यूज कर लो। ये 40,000 पे यूज कर लो तो मेरे सीजीएसटी के 35,000 पे और बच गए जो मुझे अभी देने हैं। उसके बाद एसजीएसटी के 80,000 है तो 75 तो पूरे खत्म होंगे, बल्कि 5,000 रुपए का बैलेंस बचेगा जी। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, सोच के बोलना, सोच के बोलना, क्या ये 5,000 रुपए का जो बैलेंस है, क्या इस बैलेंस से मैं सीजीएसटी की लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं? सर एसजीएसटी के कैश लेजर के अंदर बैलेंस है, क्या उस कैश लेजर के बैलेंस से जो मैंने सीजीएसटी के 35,000 रुपए पे करने हैं, क्या 5,000 रुपए मैं खत्म कर सकता हूं? यस या नो? आंसर इज यस। नालायक, मुझे पता था आप ये गलती करोगे सर। एक बच्चा कह रहा है यार विवेक सर कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हैं, तुझे लग रहा है विवेक सर गलत बता रहे हैं? सर ने क्लास में कहा था कि एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, और अब कह रहे हैं कैन बी यूटिलाइज। आपने जो लाइन बोली वो लाइन दोबारा पढ़ना। नहीं 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 सर, वो लाइन दोबारा बोलो, वो लाइन दोबारा बोलो। आपने क्या बोला? एसजीएसटी क्रेडिट। क्या ये क्रेडिट है या कैश लेजर का बैलेंस है? ये कैश लेजर का बैलेंस। सर आपको मैं यही कह रहा हूं, आप एग्जाम में गलती करके आओगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं सर, एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी लायबिलिटी में यूज नहीं हो सकता, बट अगर एसजीएसटी में कैश लेजर के अंदर बैलेंस बचा है आप कहीं पर भी यूज कर लो, चाहे वो सीजीएसटी ही क्यों ना हो। अच्छा पै गया स्यापा, स्यापा नहीं
क्लेश नहीं सर, सुनो ध्यान से, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपस में कहीं पर भी सेट ऑफ कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो छूट मिली है, ये जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, ये कैश लेजर के अंदर दिया है, क्रेडिट लेजर के अंदर नहीं दिया जी। क्रेडिट लेजर कैसे खत्म करते हैं वो आप सब जानते हो, वो आपने क्लास में किया हुआ है। मेन दिक्कत आ रही है कैश लेजर की, ठीक है। अच्छा एक बात अब मुझे बताना जी, अब ये 35,000 पे तो ये है, तो अब वैसे मैं क्या इससे खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि आईजीएसटी का बैलेंस बचा है 45,000 पे, उससे खत्म कर दूंगा। तो 35 ये पूरे खत्म हो गए, इवन 10,000 पे का मेरा आईजीएसटी बच गया। अच्छा अभी तो हमने लाइबिलिटी पे की है, इंटरेस्ट भी तो निकालना है। इंटरेस्ट अब कैसे निकालोगे, एक बात बोलना, ये लाइबिलिटी किस महीने की है जी? ये लाइबिलिटी है फरवरी के महीने की। फरवरी के महीने की है ना, इसको मुझे पे कब करना था? इसको मुझे पे करना था 20 मार्च तक। नहीं आ रही बात समझ में सर? अगर जिस मंथ की लाइबिलिटी होती है अगले महीने की 20 तारीख या उससे पहले पे करते हैं, तो अगर फरवरी के महीने का टैक्स है तो कब पे करेंगे? 20 मार्च या उससे पहले। और वो कह रहा है पेमेंट करूंगी 20 अप्रैल। तो अगर 20 मार्च से 20 अप्रैल निकालोगे तो आपके 31 डेज का डिले आ गया सर। सर एक बात मुझे बताओ, अगर 20 मार्च से आप 20 अप्रैल निकालोगे, कई बच्चे काउंटिंग करें सर 30 दिन नहीं बने सर, मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। और अगर मार्च में 31 दिन होंगे तो सोच के बोला, टोटल मिला के 31 डेज का डिले हो गया। अब अगर 31 डेज का डिले है, इंटरेस्ट आप निकाल लो, इंटरेस्ट आप निकाल लो। किस पे निकालेंगे? 75,000 पे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 75,000 की है ना। तो आओ एक बार आपको मैं दिखाता हूं इसका आंसर। देखो 75,000 एट द रेट 18%, इंटरेस्ट 18% क्यों है? क्योंकि सेक्शन 50 अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि अगर आप पेमेंट में कोई भी डिले करते हो तो 18% पर एनम से आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखो 75 18 31 डिवाइड बाय 365, तो 1147 इतना इंटरेस्ट आ गया आपको दोनों का ईच, मतलब 1147 सीजीएसटी और 1147 एसजीएसटी जी। अब एक बार यहां पे चेक करना जी, मुझे 75 लाइबिलिटी पे करनी है सीजीएसटी की और 75 लाइबिलिटी पे करनी है। उसके बाद ये 1147 पे इसका इंटरेस्ट है, 1147 पे इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इसकी लाइबिलिटी होगी, ये इसका इंटरेस्ट हो गया, ये इसका इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद आप देखो यूज मैं कैसे कर रहा हूं, 40,000 पे सीजीएसटी, एसजीएसटी 80,000 है, ये मान लो 400 रुपये और ये 1000 पे, मैंने 400 रुपये यूज कर दिए, मान लो 400 और 1000 पे कौन से इन्होंने यूज किए हैं? 400 पे अच्छा ओके, ये 400 रुपये इंटरेस्ट इसमें यूज कर लिया, 1000 पे इसमें यूज कर लिया सीजीएसटी का इंटरेस्ट। तो पहले आपस में, अब फिर बैलेंस रह गया 35,000 पे, ये नील हो गया, ये 747 है 147। फिर अब क्या किया, जो बैलेंस बचा है आईजीएसटी का, उस आईजीएसटी से आपने सारा खत्म कर दिया, तो नेट आएगा नील 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 नील। क्यों? क्योंकि जो बाकी बैलेंस है उस बैलेंस से आप इन बैलेंस को खत्म कर दोगे, लाइबिलिटी आपकी नीली बचेगी। अब बच्चा कह रहा है सर हम यूज क्या करें? कुछ भी यूज कर लो सर। आप ऐसा करो, आईजीएसटी उठाओ 45,000 पे, 35,000 पे सीजीएसटी खत्म करो, बैलेंस बना 10,000 पे, उस 10,000 पे से इंटरेस्ट पेनल्टी खत्म कर दो, बैलेंस आपका नीला जाएगा। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी कैश में, और क्योंकि इतना बैलेंस कैश लेजर के अंदर बचा हुआ है कि आप यूज कर सकते हो, आपको दोबारा कैश पे नहीं करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का जी। अगर मैं होता, मैं कह रहा हूं ना सर, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बनने भी चाहिए सर, ऐसे क्वेश्चन बनने भी चाहिए, ताकि पता लगे कि वाकई बच्चा पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया जी। ठीक है जी, एक बार दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेक्शन 50 का प्रोविजन लिखोगे, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां पे आप लाइबिलिटी लिखोगे और यहां पे इंटरेस्ट लिखोगे, फिर आप सेट ऑफ करना स्टार्ट करोगे, सीजीएसटी सीजीएसटी से, एसजीएसटी एसजीएसटी से, उसका इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट से, उसका इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट से, ठीक है। क्योंकि पहले घर वालों ने घर वालों से बात कर ली, फिर जो बैलेंस बचा फिर आईजीएसटी उठा लो। देखो इन्होंने आईजीएसटी उठाया होगा, आपको मैं दिखाऊं, 35,000 पे शॉर्टफॉल, हाँ देखो लिखा ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैश लेजर बैलेंस ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। और जो ये 147 का शॉर्टफॉल है, इन्होंने पेनल्टी से ले लिया, और यहां इन्होंने, मतलब कहीं से भी ले लो सर, जहां से इन्होंने लिया, ऐसा नहीं आपको वहीं से लेना है, क्योंकि अब आपस में कहीं पर भी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको मैं दिखाऊं, देखो नीचे लिखा भी है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इंट्रा हेड और इंटर हेड ट्रांसफर, मतलब अब ना तो इंट्रा में और ना ही इंटर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन अब कैश लेजर के अंदर है जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं उतना ही बढ़िया है, आपके आंसर अलग हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जहां से ट्रांसफर किया है ऐसा नहीं है वहीं से ट्रांसफर होगा, आप कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो जी। बस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन होगा कैसे जी। ठीक है, तो कई बच्चे कहते थे ना रेगुलर बैच के अंदर कि सर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कैश लेजर का, क्वेश्चन जो बनेगा इस तरह से बनेगा। और मुझे ध्यान भी आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था आपको जी, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे इस बैच के हैं जी।
ठीक है, पास्ट बैच की बात नहीं कर रहा, इस बैच की बात कर रहा हूं, और जो कहीं और से पढ़े हैं मे भी आपने क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जी। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखना जी। ए मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यू एट 50,000 टू बी, मतलब ए ने बी को सप्लाई की, अच्छी बात है, विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल विद ए, मतलब ए के पास कोई भी आईटीसी नहीं है, इसकी बुक्स में कोई भी आईटीसी नहीं है, अच्छी बात है। फिर बी ने आगे सप्लाई की है, किसको सप्लाई की है जी, एक्स लिमिटेड को, और ये सप्लाई जो है तेलंगाना में सप्लाई की है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है, आफ्टर एडिंग 10% एट्स इट्स मार्जिन ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। फिर देर आफ्टर एक्स ने सामान बेच दिया वाई को, इसने सामान बेच दिया वाई को, तेलंगाना में ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, और इसने सामान बेचा 10% ऐड करने के बाद, अच्छी बात है। फिर वो कह एज्यूम, आप एज्यूम कर लो CGST 9, SGST 9, IGST 18%, कैलकुलेट टैक्स पेबल एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन डिटेल अबव, वेयर एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एंड कैन बी यूटिलाइज, कैलकुलेट द नेट टैक्स पेबल इन कैश, मतलब नेट टैक्स पेबल कितना पे करना है हर स्टेज पे आपको ये बताना है जी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, 50,000 रुपए का सामान है, अब 50,000 रुपए का सामान है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो CGST और SGST 9%, तो 4500 रुपए CGST लगा, 4500 रुपए SGST लगा। अब जब ये 4500 रुपए देने जाएगा तो क्या उस केस में कोई आईटीसी है, आईटीसी है नहीं, तो नेट पेमेंट करेगा 4500 रुपए CGST, 4500 रुपए SGST। अच्छा, इस 4500 रुपए का क्या बी को आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा? यार ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो नवजोत? नवजोत इधर देखो, इधर इधर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन। अभिषेक इधर, ओमकार इधर, सौरभ इधर, रिया इधर, इधर इधर, प्रिया, नेहा, विभूति, मैं कह रहा हूं और भी इतने सारे बच्चे हैं, सूरज हो गया, यार मैं नाम भूल जाता हूं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सबके चेहरे पे स्माइल है, अय हाय 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 हाय, मजा आ गया। इधर देखो ध्यान से, अब याद करो, हमने क्लास में झोपड़ियों वाले क्वेश्चन किए थे, याद आ रहा है कुछ आपको? झोपड़ियों वाले, ये सेम वही क्वेश्चन तो है, ए ने बी को, बी ने एक्स को, एक्स ने वाई को, ये वही क्वेश्चन तो है। फर्क बस ये कि ए के पास आईटीसी नहीं है, वो सारा पे कर देगा, बी क्या क्लेम कर लेगा, आईटीसी। अब बी की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 50,000, फिर वो 10% कह रहे हैं ऐड करेगा, तो 55,000 रुपए का जीएसटी चार्ज करेगा, और फिर जब बी एक्स से जीएसटी लेके पे करने जाएगा तो 4500 रुपए का वो आईटीसी यूज कर लेगा और नेट पे कर देगा। फिर एक्स क्या करेगा, उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, एक्स की कॉस्ट क्या बनेगी, एक्स की कॉस्ट बनेगी 55,000, क्योंकि उसको आईटीसी मिल जाएगा। फिर वो 10% इसका ऐड करेगा, फिर वो आगे सेल करेगा, और जब वो जीएसटी पे करने जाएगा तो उसको आईटीसी यूज कर लेगा और नेट पे कर देगा। इस तरह से वो काम चलता रहेगा जी। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये पहली स्टेज पे तो पूरे 59,000 का प्राइस आ गया, उसको नेट पूरा पे करना पड़ेगा, बट इसकी कॉस्ट बनेगी 55,000 पे, रीजन में क्योंकि 45 रुपए का उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने इसका 10% का 55,000 पे आ गया, फिर 18% 99। अब जब ये 99 देने जाएगा, इसने 45 रुपए लेने भी है, तो नेट पे करेगा 900 रुपए, ये काम हो गया जी। उसकी कॉस्ट बनेगी 55,000 पे, उसका फिर 110% 60,500, उसमें 9% CGST और 9% SGST। जब वो ये देने के लिए जाएगा, उसने गवर्नमेंट से पैसे लेने भी हैं, तो यूज करने के बाद 990 रुपए नेट पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस तरह से। बट मैं दोबारा कह रहा हूं, आईजीएसटी इन्होंने यूज किया है फर्स्ट सीजीएसटी में और देन एसजीएसटी में, आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर में वेरी। और आपको मैं दिखाऊं, देखो इन्होंने लिखा भी है, इन्होंने नीचे लिखा भी है, आईजीएसटी आप सीजीएसटी जीएसटी एनी ऑर्डर में करो, तो अगर किसी भी ऑर्डर में करोगे तो मे बी आपका आंसर इससे अलग हो सकता है जी। बट इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने फर्स्ट किया सीजीएसटी में, फिर किया एसजीएसटी में। आप कैसे भी कर लो, आप अगर इंटरचेंज भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी कि आपने आईजीएसटी यूज कैसे किया जी। ठीक है, देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है जी। इस तरह के क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकते हैं, और आपको मैंने दिखाए भी हैं। इस बार जो पेपर बना है आप खुद देख लो, उसके अंदर जीएसटी का कितना गिरा हुआ क्वेश्चन बना, आईटीसी का, और ऐसे ही क्वेश्चन वैल्यूएशन के बने, ऐसे ही सारे बने। पता नहीं बच्चों को पेपर मुश्किल क्यों लग रहा है सर, और ये उन्हीं को लग रहा है जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं है या प्रैक्टिस सही ढंग से की नहीं है जी। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप उसको खुद पढ़ लेना जी।
ठीक है, जितने भी ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना सर, एक बार आप ये खुद पढ़ लेना, इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे जी, इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार पढ़ लेना जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूं जी। 7 सेम है ऑलमोस्ट, 7 आप खुद करोगे, होमवर्क है जी। 6 में करा रहा हूं, 6 करने के बाद 7 आपका ऑलमोस्ट सेम है, आपको 7 खुद करना है जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी मैं एक बार पढ़वा दूंगा, इसको भी मैं करवा दूंगा, चलो और बोलो, और देन फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन करने हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे करवाना है और एक क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करवाना है। 7 ऑटोमेटिकली आपका खुद हो जाएगा जी। आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार चेक करना क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैं सही बता रहा हूं सर, इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा मैं सारे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। एक बार क्वेश्चन देखना जी। ABC लिमिटेड हैविंग बी लेटली फाइल GST रिटर्न अंडर सेक्शन 39, रिटर्न लेट फाइल की है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब 60 दिन के बाद फाइल की है, तो मतलब इंटरेस्ट लगेगा जी। टोटल टैक्स पे है इन सच रिटर्न इज एज बिलोज, जो आपने टैक्स पे किया, आपने कैसे पे किया वो नीचे बता रहे हैं। आउटपुट टैक्स पेबल इतना IGST है, इतना CGST है, इतना SGST है, ठीक है। रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल बनता है 18,000, 32,000, 32,000 पे, ये आप सारा पे करोगे कैश में, ये पे करोगे कैश में, क्योंकि RCM में आपको मैंने पहले बताया था, RCM की लाइबिलिटी हमेशा कैश लेजर से पे होती है जी, ठीक है। उसके बाद IT से कितना पड़ा है 250, 55 और 55, इसको आपने यूज कर लिया, इसकी पेमेंट में यूज किया, यहां पर यूज किया यहां पर, और तो नेट पेमेंट करनी पड़ रही है कैश में, इतनी पेमेंट करनी पड़ रही है कैश में, मतलब GST पे करना पड़ रहा है फॉरवर्ड चार्ज का इतना कैश में, और रिवर्स चार्ज वाले का तो कैश में ही पे करते हैं, उसका इतना कैश में, ठीक है। कह रहे एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ GST लॉ। ओ माय गॉड, मुझे पता क्या बताना है, मुझे इंटरेस्ट बताना है जी। साफ साफ कह दिया 60 दिन का डिले है, तो अगर 60 दिन का डिले है तो पेमेंट भी डिले होगी, इंटरेस्ट होगा एट द रेट 18% पर एनम। फिर वो कहना चाह रहे हैं व्हाट वुड बी योर आंसर, सेकंड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एंटायर टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक्सेप्ट टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। वो कह रहे हैं भाई साहब इस केस में तो आपने कुछ कैश से भी पे किया, आपका आंसर क्या होता अगर सारा बैलेंस ही क्रेडिट लेजर से खत्म हो जाता, रिवर्स चार्ज छोड़ के। रिवर्स चार्ज क्यों, क्योंकि रिवर्स चार्ज हम कैश में पे करते हैं। तो बताओ इसके अंदर मुश्किल क्या है सर, पहले ऐसा करते हैं, पहले जो इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा इतना कैश बैलेंस है तो 2,18,000 प्लस में ये 18,000 पे, ये सर 18,000 पे ये क्यों, क्योंकि वो भी कैश में है, तो 2,36,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो भी मैं कैश में पे करूंगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना 60 दिन का। ऐसे ही ये 32,000 पे प्लस में 2,62,000 पे इस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, और ऐसे 32,000 पे और 2,62 इस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे एट द रेट 18% पर एनम जी। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो पहले तो सेक्शन 50 इंटरेस्ट का पूरा लिख दिया, इंटरेस्ट किस तरह से लगता है पूरा प्रोविजन लिख दिया जी। फिर पूरा प्रोविजन लिखने के बाद फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं जी। देखो IGST 2,18,000 पे है, 18%, 60 दिन का इंटरेस्ट इतना, CGST का इतना इंटरेस्ट आ गया, SGST का इतना। उसके बाद अब ये निकाल रहे हैं रिवर्स चार्ज। देखो रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में कहां है, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इस पे, अच्छा ये रहा ना, हाँ इंटरेस्ट इन्होंने देखो RCM का निकाल दिया, ये वाला इंटरेस्ट, ये एक मिनट 2,62 है ना, वहां पे 262 है ना, एक मिनट रुकना, 285 प्लस में 55 यूज कर दिया तो 230। अच्छा ये तो ओके, तो ये तो उन्होंने टोटल दे रखा है कैश से कितना पे किया। अच्छा टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओके ओके ओके। इसमें इन्होंने RCM वाला भी ऐड कर रखा है जी, इसमें इन्होंने RCM वाला भी ऐड कर रखा है। मुझे लगा RCM वाला ऐड नहीं है क्योंकि वो तो कैश में ही पे करते हैं, बट इन्होंने कैश लेजर से टोटल कितना पे किया इन्होंने वो दे रखा है। फिर तो इंटरेस्ट फिर उसमें ये दोबारा से ऐड मत कर देना जी, ये 236 नहीं आएगा फिर, देखा गलती हो गई ना,
यही इशू है सर कई बार कि देखो होता क्या है, अब अगर मान लो नॉर्मल दिमाग क्या कहता है कि भैया ये भी कैश में पे करेंगे, ये कैश के अंदर पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कई बार दोनों पे लगा के आ जाते हैं। तो वही बात है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बने एक बार कैलकुलेट करके देख लेना सर, जो मुझसे गलती हो गई मैं एक्सेप्ट करता हूं, यहां पे गलती हो गई है जी। ठीक है, गलती ये नहीं हुई कि कॉन्सेप्ट भूल गई, गलती ये हो गई कैलकुलेशन नहीं करके देखी, क्योंकि मुझे लगा कि 218 फॉरवर्ड चार्ज वाला है। ठीक है, तो अब इसको ऐड नहीं करना, अब तो 218, 262 और 262 पे इंटरेस्ट निकाल दो बस। इन्होंने वही किया, देखो पहले इंटरेस्ट निकाल दिया 218 पे, 262 पे, 262 पे इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर वो कह रहे हैं अगर सारा क्रेडिट लेजर से ही पे करते, सिर्फ आरसीएम वाला कैश लेजर होता, फिर इंटरेस्ट किस पे लगता, सिर्फ आरसीएम वाले पे। देखो फिर 18, 32, 32 उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे, ये आरसीएम पे इंटरेस्ट लग गया जी। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। एक बार दोबारा बताऊं, देखो इंटरेस्ट सेक्शन 50 आपने पढ़ा हुआ है, 18% पर एनम इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जितना कैश से पे करोगे। अब देखो पहले केस में क्या था, आपका क्रेडिट लेजर यूज हो चुका था, बैलेंस पेमेंट करनी पड़ रही थी कैश में, जितनी पेमेंट करनी पड़ रही थी कैश में उस पे आपने लगा दिया इंटरेस्ट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यहां पे उन्होंने बोला कि अगर सारा क्रेडिट लेजर से ही यूज हो जाता, सिर्फ रिवर्स चार्ज वाले को छोड़ के, क्यों, क्योंकि पेमेंट करते हैं वो कैश में, तो फिर इंटरेस्ट किस पे लगता, सिर्फ रिवर्स चार्ज वाले पे ना। तो देखो वही कहना चाह रहे हैं, अगर सारा पे कर देते तो इंटरेस्ट सिर्फ आरसीएम वाले पे लगता, तो आरसीएम वाले की लायबिलिटी इतनी है, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपका इतना इंटरेस्ट आ गया जी। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर होगा जी। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, इसको एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो जी। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन जी पेमेंट का, और देन फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे, और 2 चैप्टर आज हमारे खत्म हो जाएंगे जी, एक तो इनवॉइस वाला और एक पेमेंट वाला जी। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। Neptune and company is registered under GST in the state of Maharashtra. They have made zero rated supply of goods worth rupees 84,50,000 on the payment of IGST for 10,14,000 during the month of May. The refund application under section 54 for the above supply has been rejected by the proper officer. Mr. A, taxation manager of the firm, has sought for crediting the electronic credit ledger as per the provision of rule number 86 for the above rejection. Examine the scenario and offer your comment जी। आप उस ऊपर वाले सिनेरियो को एग्जामिन करो और अपने कमेंट को एक्सप्लेन करो, अपने कमेंट यहां पे बताओ जी आप क्या कहना चाहते हो जी। वो ये पता कहना क्या चाह रहा है, सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है जी। अब अगर सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है, उस केस में जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी पे किया होगा उसका आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो और बाद में रिफंड क्लेम कर लेते हो। बाद में क्या क्लेम कर लेते हो, रिफंड। अब वो कह रहे हैं कि रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आपकी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब अगर रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या आप उसको रिक्रेडिट कर सकते हो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर रिफंड नहीं मिल रहा तो आप उसको एज ए क्रेडिट की तरह मतलब यूज कर सकते हो आगे। देखो उसने क्या बोला, रिफंड एप्लीकेशन अंडर 54 हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीओ। अब वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, किस क्या एडवाइस मांग रहे हैं कि फॉर द रीक्रेडिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज पर प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 86 जी। बच्चा कह रहा है सर मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, रूल नंबर 86 में हमने पढ़ा क्या था। रूल नंबर 86 पता किसका, 85 किसका है, लाइबिलिटी लेजर का। 86 किसका है, नालायको क्रेडिट लेजर का। 87 किसका है, कैश लेजर का। तो उस 86 की बात कर रहे हैं। अब एक बार यहां पे फटाफट से बताओ जी, क्या यहां पे रूल नंबर, पहली बात तो 86 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। 86 एप्लीकेबल होता है अनयूटिलाइज, अगर आईटीसी बचता है आपका उस केस में एप्लीकेबल होता है जी। जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में 86 एप्लीकेबल नहीं होता। 86 एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई आपका अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा हुआ है उस केस में आपका 86 एप्लीकेबल होता है। आओ जी देखो, 86 of CGST provide that where a registered person has claim refund of any unutilized, देखो लिखे ना unutilized ITC from the electronic credit ledger in accordance with 54, the amount to the extent of claim shall be debit in the said ledger। और अगर वो रिजेक्ट कर दिया चाहे fully or partly, the amount so debited to the extent of rejection shall be recredited to the electronic credit ledger। मतलब अगर unutilized का आपने रिफंड क्लेम किया, रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आप उसको दोबारा से क्रेडिट कर सकते हो जी, आप उसको दोबारा से क्रेडिट कर सकते हो, बट ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है अनयूटिलाइज आईटीसी वाले केस में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस केस में क्या ये 10,14,000 रुपए का जो जीएसटी है क्या ये अनयूटिलाइज आईटीसी वाला है या जीरो रेटेड सप्लाई वाला है? ये है जीरो रेटेड सप्लाई वाला। उस केस में रूल नंबर 86 बात नहीं करता जी। तो ये कह रहे हैं जी, टैक्सेशन मैनेजर कह रहा है कि भैया इसको
आप क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या वो सही कह रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है जी। आपको मैं दिखा देता हूँ। In the present case, zero days supply bill payment of this and refund same has been rejected. Therefore, contention of A is not sustainable as debit entry in electronic credit ledger has not been made as per sub rule 3 of rule number 86 towards refund of any unutilized ITCG. Supply made during May by Neptune and Company in own payment of IGST. Therefore, provision laid down rule sub rule 4 of 86 not applicable. मतलब 86 4 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो अनयूटिलाइज आईटीसी पे एप्लीकेबल होता है, जीरो रेटेड सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होता जी। तो ये भी अगेन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में केस लो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं जी। आपके एग्जाम में केस लो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई ये कंटेंशन सही है गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अनयूटिलाइज आईटीसी वाले केस में एप्लीकेबल होता है। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके जी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर हमने तसल्ली से कंप्लीट कर लिए जी। उम्मीद करूंगा आपने भी प्रैक्टिस मेरे साथ में कर ली होगी। इससे पहले आपने भी घर से की होगी, मेरे साथ एक बार दोबारा कर ली होगी, डबल प्रैक्टिस होगी जी। अगली क्लास का आपको टारगेट दे रहा हूं जी, चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का जी, ठीक है जी। और चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये दोनों चैप्टर आपने रिवीजन करके आने, इसके क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। रजिस्ट्रेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई जी। आपको कैलेंडर मैंने दिखा दिया जी, इस तरह से हमारा काम चलेगा, इस पैटर्न पे हम लेके चलेंगे। जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी, कस्टम भी, लास्ट तक पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा सर। रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, वही एप्लीकेबल, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। रीजनिंग जो अगस्त में फाइनेंस एक्ट था, सेम फाइनेंस एक्ट दिसंबर के अंदर भी है। प्रोफेशनल वालों की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, आराम से रिवीजन कर लो, बिना बात के टाइम वेस्ट मत करो। बस मैं कह रहा हूं सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा जी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जी, परसों सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। क्या कहना चाह रहे हो? मजा आ रहा है? बस मजा ही आना चाहिए सर। प्रैक्टिस करते चलो यार, प्रैक्टिस करते चलो, सही बता रहा हूँ, एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे आपके, ठीक है। चलो बाय बाय वंस अगेन, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।